हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? ऑप्शन ए गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, ऑप्शन बी पिचावरम वन, ऑप्शन सी सुंदरबन रिजर्व वन और ऑप्शन डी है पनामा मैंग्रोव सकी खड़ी। तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरबन रिजर्व वन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, जिसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। मैंग्रोव एक छोटा सा पेड़ या झाड़ी होता है जो समुद्र तल के किनारे दलदल में उगता है। तो इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 1987 में इसको शामिल किया गया है। तो इस तरीके से जो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? चंद्रमा नहीं है का मतलब यहाँ पर हुआ कि उपग्रह, क्या उपग्रह किसके पास नहीं है? ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन ए है शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी है वरुण ग्रह, ऑप्शन सी है शनि ग्रह, ऑप्शन डी है बृहस्पति ग्रह। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम बात करते हैं बुध और शुक्र के पास दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के पास। और हम बात करें वरुण की, तो वरुण के पास कहीं 14 लिखता है तो कहीं 13 लिखता है, ठीक है कोई बात नहीं। और शनि के पास 82 है और बृहस्पति के पास 79, बृहस्पति के पास 79 है। और पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं और मंगल के पास 2 है, फोबोस एवं डेमोस। तो हम जानते हैं कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्रिकेट से है कि निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता? तो ऑप्शन ए है पूर्वी अफ्रीका, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 17 रनों से हराया था। तो ऑस्ट्रेलिया हारा था और वेस्ट इंडीज जीता था फाइनल में। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी कवक। तो इसमें पूछा है एड्स के प्रसार के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो AIDS होता है, एड्स पढ़ते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। जो HIV, इसका भी फुल फॉर्म जान लीजिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो HIV वायरस द्वारा फैलता है, यह रोग यौन संबंधों के कारण, रक्तदान में अनियमितता के कारण और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन करने से होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है।
तो यह HIV विषाणु के द्वारा फैलता है, तो इसलिए इस तरीके से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को डॉट डॉट की जयंती के उपलक्ष्य में भारत का सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए में है रघुराज बहादुर, ऑप्शन बी में है CR राव, ऑप्शन सी में है KC श्रीधरन पिल्लई और ऑप्शन डी में है PC महालनोबिस। तो ये प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिसको PC महालनोबिस के नाम से जाना जाता है, को भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। PC महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 में कोलकाता में हुआ था। 29 जून को उनके जन्म दिवस पर 2007 से हर वर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, PC महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा इंडिया हो गया, इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ अरब सागर है। अच्छा, तो पूछता है कि कौन सी बंगाल की खाड़ी में आकर, इधर मतलब बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है और कौन इधर गिरती है, जिसमें से एक सही है और 3 गलत है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी तापी। तो सिंधु नदी ये अरब सागर में आके गिरती है, नर्मदा नदी भी यहाँ से अरब सागर में आके गिरती है और तापी भी अरब सागर में ही आकर गिरती है। तो बची ऑप्शन नंबर सी, जो महानदी वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से निकलती है और उड़ीसा से बहते हुए अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। तो ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बॉम्बे। तो 1906 में आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया था। तो ये ढाका जो है वो कहाँ है, वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, वहीं पे किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी
मध्य प्रदेश में जो अधिवेशन मतलब बैठक हुआ था, में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था, जिसमें महात्मा गांधी के तरफ से पटाभी सीतारमैया उसमें खड़े थे और पटाभी सीतारमैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पटाभी सीतारमैया की हार नहीं है, ये हमारी हार है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, एक बार 1938 में और एक बार 1939 में। और 1939 में जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसमें पटाभी सीतारमैया को जब वो हरा दिए तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने किया। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी बंगाली असमिया। तो ब्राह्मणी लिपि सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। इस लिपि का प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में हुआ है। तो सभी आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी ब्राह्मणी लिपि को माना जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत विवरण देता है? ऑप्शन ए मेघदूतम, ऑप्शन बी राजतरंगिणी, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन डी ऋतुसंहार। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 पुस्तक है, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और ऋतुसंहार, जो कालिदास के द्वारा ये तीनों पुस्तक लिखी गई है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कश्मीर के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में की थी। अतः इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास का सबसे विस्तृत जानकारी या विवरण मिलता है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहन। और इनमें 3 जो पुस्तक बच रही है, इन तीनों पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। इन तीनों के लेखक जो हैं कालिदास हैं, कालिदास हैं। तो आपके लिए 10 प्रश्न था और एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क के रूप में है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका टास्क है कि शाहनामा पुस्तक या शाहनामा का लेखक कौन था? उत्तर ए उतवी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी और ऑप्शन डी बर्नी। तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।